रीटेक हो जाता है। और अब मैं राजन झांसी जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया बजट पर अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आप जैसा आपको अगर वहाँ से ठीक लगे वहाँ से। धन्यवाद शरद मिश्रा जी। बेटा एक फोटो ले लो बोलते। हमारे शरद भाई जब से बार के प्रेसिडेंट बने तब से कई दफा उनको मेरे से अनुरोध कर रहे थे कि कोई टॉपिक ले लीजिए और बार बार उनको टाल देता था, लेकिन अब की हमारे अतुल सर ने, जिनकी कोई बात मैं टाली नहीं पाता हूँ, उन्होंने मुझे घेर लिया जब उस दिन अपनी ब्रांच की सेमिनार की बजट को ऊपर, उन्होंने कहा इस बार बजट पे आपको बोलना है बार के अंदर। तो मैंने वही आपकी बात को तो टाल ही नहीं सकते हैं, तो इस बहाने एक मौका ही मिलता है पढ़ने का। वैसे तो हम लोग बजट सभी लोग पढ़ते हैं ध्यान से, लेकिन एक मौका और मिल जाता है तो बोलना पड़ता है कि उसको थोड़ा और ध्यान से देखिए। तो एक मैं तो ये कहूँगा कि एक उपकार होता है स्पीकर के ऊपर, जब कोई संस्थान उसे जिम्मेदारी दे देती है कि आप उसे बोलिए उसके ऊपर, तो उसको फिर उपकार होता है कि उसे मौका मिल जाता है उसको ध्यान से पढ़ने का। तो इस बार जैसा कि हम लोग हमेशा बजट परंपरा चेंज हो गई है, 28 की जगह 1 फरवरी को आने लग गया है। तो 1 फरवरी 2023 को जो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट अपना प्रस्तुत किया, तो उससे पहले जो संभावनाएं थी कि साहब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है, तो इस बार काफी अच्छा बजट आएगा, इलेक्शन से पहले का बजट है, तो कुछ ऐसा बजट होगा कि इसमें कुछ घोषणाएं अच्छी मिलेगी, कुछ छूट बढ़ सकती है वो। हालांकि बजट जो है उन्होंने बिल्कुल जैसे कहना चाहिए विकास के धरातल पे चलने वाला बजट बनाया, और काफी ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो अमृत काल का बजट जिसको उन्होंने कहा है उस हिसाब से बनाई। हम लोग यहाँ पर खैर इनकम टैक्स की बात करने आए हैं, तो इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो इनकम टैक्स में कुल इस बार 122 अमेंडमेंट हैं, और जब हम लोग बजट आता है तो उसमें ये जो किताब आती है बजट की, इसमें बजट के मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस आते हैं, उसके अंदर ही दिया होता है चेंज क्यों किया गया। उस मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस में 7 पार्ट होते हैं नॉर्मली, तो उसी तरीके से मैं चलूंगा अपने इसको। पहला पार्ट होता है रेट्स। तो सबसे पहले तो जो अपनी ओल्ड स्कीम चल रही थी सन 2021 से जो है नई रिजीम आई थी, तो उससे पहले अपना एक ही स्लैब चलते थे टैक्स के रेट के इंडिविजुअल्स में, तो वो 2 इस रिजीम में बढ़ गया था अपना टैक्स स्ट्रक्चर, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो ओल्ड रिजीम वालों के लिए बजट में कोई चेंज नहीं किया, उनके लिए सारी चीजें एज इट इज रखी गई जो पहले थी। लेकिन न्यू रिजीम वालों के लिए काफी चेंज है, काफी बदलाव किए गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग नई रिजीम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ एटीसी एटीडी वगैरह की छूट लेने का और हाउसिंग लोन लेने का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो इस वजह से लोग नई रिजीम की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। तो इस बार उसको थोड़ा सा लिबरेटिव करने के लिए उन्होंने उसको चेंज किया, एक तो स्ट्रक्चर्स को स्लैब को रिस्ट्रक्चर किया, उसके स्लैब रेट चेंज किए। तो पहले जैसे कुल 7 स्लैब होते थे नई रिजीम में, 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से ऊपर। अब उस स्लैब को उन्होंने घटा के 6 स्लैब कर दिए, 7 किए 6 कर दिए, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 3 का पहाड़ा जिसे कह सकते हैं वो हो गया। और उसमें जो रेट है वो 5 के उसमें आ गए, 5, 10, 15, 20। पहले 25 का एक स्लैब था, वो 25 खत्म हो गया, 20 के बाद सीधे 30% का रेट है। ओल्ड रिजीम में जो चल रहे थे वो स्लैब बिल्कुल एज इट इज, उनके रेट्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले नई रिजीम जो थी केवल इंडिविजुअल एचओएफ के लिए अवेलेबल थी, अब इस बार उन्होंने इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और यूओपी के लिए भी अवेलेबल कर दिया है, ये लोग भी उसमें जा सकते हैं नई रिजीम में। सुपर रिच में एक जो बेनिफिट अगर कहें ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों को मिलाया वो है सुपर रिच का, कि जो पहले 5 करोड़ से ऊपर की इनकम पे 37% सरचार्ज होता था, उसे घटा के 25% कर दिया। तो वो ओल्ड रिजीम वालों को बेनिफिट मिलेगा और न्यू रिजीम वालों को मिलेगा, लेकिन जो 5 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम होगी, जिसे हम सुपर रिच कहते हैं। एक और बदलाव किया उन्होंने नई स्कीम में उसको लिबरेट करने के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी पहले 16 की 50,000 की, वो नई स्कीम में नहीं मिलती, वो केवल ओल्ड रिजीम में मिलती थी, उसको इन्होंने इस बार न्यू रिजीम के लिए अवेलेबल कर दिया। और फैमिली पेंशन की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती 15,000, उसको भी न्यू रिजीम के लिए अवेलेबल कर दिया। तो ये डिडक्शन 2 और बढ़ गई न्यू रिजीम, क्योंकि पहले न्यू रिजीम जो थी उसमें ये था कि कोई भी डिडक्शन किसी तरीके की नहीं लेनी है आपको, तब इसलिए आपके रेट कम किए गए, लेकिन उसमें धीरे धीरे अब लगता है रास्ता खोलना है, इसमें भी कुछ आगे चल के छूट देते रहेंगे। जैसे एक छूट और दी है सेक्शन 980CCH, उसकी छूट भी इसके अंदर दे दी है, तो इसके लगता है धीरे धीरे रास्ता खुलेगा, कुछ छूटें इसमें और आगे आगे आती रहेंगी। ATCC D2 की भी दी है। हाँ, ATCC टैक्स रिबेट जो मिलती थी पहले 87A में, तो ओल्ड रिजीम में 12,500 की टैक्स रिबेट मिलती थी, जिसकी वजह से 5 लाख तक का टैक्स ले लो जाता था इनकम पे। उसको उन्होंने न्यू रिजीम वालों के लिए उसको रिबेट को 25,000 कर दिया,
और उसको करने का इफेक्ट हुआ कि 7 लाख तक की इनकम का टैक्स नील हो गया। तो इसीलिए जो अगले दिन अखबारों में पड़ा होगा तो अखबारों में कई जगह उसका रिपोर्टिंग की 7 लाख तक की आय कर मुक्त हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, इंटरप्रिटेशन गलत था वो अखबारों का, क्योंकि अखबार वाले नॉर्मली उस तरीके से छाप देते हैं कि लोगों को बहुत आकर्षित करे हुई न्यूज, जबकि आज भी अगर कर योग्य आय की सीमा है तो 2.5 लाख ही है। ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से ऊपर ही आपको रिटर्न भरनी है, न्यू रिजीम में 3 लाख से ऊपर रिजीम रिटर्न भरनी है, उसकी कहीं लिमिट नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन टैक्स रिबेट इस तरीके से दे रहे हैं कि 7 लाख तक की आय कर मुक्त हो जाए। एक बात और जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है जो हम लोग को ध्यान रखना है वो ये है कि न्यू रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम हो गई है। पहले क्या था कि ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट रिजीम थी, और अगर न्यू रिजीम में जाना था तो उसको ऑप्शन फाइल करना होता था, फॉर्म 10I। वो अब ओल्ड अगर आप समय से रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो उसका ऑप्शन आपको बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फाइल करना ही होगा। अगर आप रिटर्न फाइल करने में चूक गए या आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो आपका टैक्स जो है ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम के हिसाब से लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है जो अक्सर सवाल नॉर्मल पब्लिक पूछती है, हम लोग तो यहाँ पे सभी एडवोकेट हैं, सीए हैं, लोग इस साथ की अच्छी तरीके जानते हैं, वो लोग जनरल पब्लिक ये पूछती है कि कौन सी स्कीम बढ़िया है, जिसके ऊपर बड़े आजकल जोक्स भी आ रहे हैं, एक कामवाली वाला जोक बहुत चल रहा है आजकल। तो वो मैंने जो एक देखा एनालिसिस देखी और एक ट्वीट पे पड़ा हुआ था, एक सीए हर्षल सेठ का ट्वीट, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल कुछ डाली थी। तो उसमें जो देखा मैंने कि जिन लोगों ने खाली ATC, ATD ले रखा है उनके लिए तो अब अभी नई स्कीम ही बेनिफिशियल है, उनको बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन जिन्होंने हाउसिंग लोन भी ले रखा है संघ में उनके लिए अभी भी पुरानी स्कीम बेनिफिशियल है। 15 लाख तक की इनकम पे अगर किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है और ATC, ATD भी है तो उसका टैक्स अभी भी ओल्ड स्कीम में कम आ रहा है, न्यू रिजीम में जा रहा है। लेकिन 15 लाख से ऊपर तो टैक्स बराबर हो गया है, जिसने हाउसिंग लोन ले रखा है उसका टैक्स भी वही है, जो नई स्कीम का आ रहा है वो भी वही है। मैंने कैलकुलेट करके 2-3 चीज देखी तो देखा कि दोनों का बराबर आ रहा है 15 लाख से ऊपर। तो अगर हम इसको एक मतलब जिस पॉइंट है तो ये है कि 15 लाख से नीचे की इनकम है, हाउसिंग लोन है तो उसे ओल्ड रिजीम में रहना चाहिए, हाउसिंग लोन नहीं है तो उसे न्यू रिजीम में रहना चाहिए। सर स्विचिंग का क्या रहा, वही रहेगा पुराना ही स्विचिंग अलाउड? स्विचिंग जो है सैलरी के लिए वैसी है जैसे पहले था, अभी भी हम चेंज कर सकते हैं साल ईयर टू ईयर, लेकिन बिजनेसमैन के लिए अब भी वही है कि आप एक ही बार स्विच आउट कर सकते हैं। एक बार आप जैसे ओल्ड स्कीम में चल रहे हैं, अभी हम अब तो हमें ओल्ड का ही देना ऑप्शन, अब तो न्यूनतम डिफॉल्ट हो गई, तो अब ओल्ड में चल रहा है, ओल्ड का ही ऑप्शन आप भरेंगे फॉर्म कि मुझे ओल्ड में रहना। उसने लास्ट ईयर ओल्ड में लिया था तो आपने बाय डिफॉल्ट कर दिया न्यू, अब हाँ वो बाय डिफॉल्ट न्यू में आ गया, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो स्विच कर सकता है फिर ओल्ड में? एक बार कर सकता है, उसके वंस लाइक है। ये बंस वाला तो लास्ट ईयर आया था ना, तो एक बार तो नहीं, इस बार फिर से इस बात को लिखा है उन्होंने कि ऑप्शन वो एक बार एक्सरसाइज कर सकता है, इसकी बिजनेस प्रोफेशन कम है। अब अगर मान लीजिए बाई डिफॉल्ट वो उसमें न्यू आ गया, तो उसमें न्यू में चला गया, लेकिन उसे अगली बार एक बार ऑप्शन ऐसा नहीं कि उसका हमेशा के लिए न्यू का हो गया, अगली बार ऑप्शन है कि वो गोल्ड में रह सकता है। क्यों तो सर इसमें 2 साल जैसे हो चुके हैं, एक साल उसने नया चूज कर लिया, फिर उसके बाद नए से स्विच आउट होकर वो पुराने में वापस आ गया, तो अब इस साल उसकी क्या पोजीशन रहेगी? क्या वो नए वाले में रहेगा या ओल्ड वाला ही कंटिन्यू रहेगा उसके लिए? नहीं, अगर वो गोल्ड में आ गया था पिछली बार और उसने इस बार फॉर्म भर दिया ओल्ड में रहने का, ऑप्शन एक्सरसाइज चल गया ओल्ड का, तो ओल्ड में ही रहेगा वो जब तक कि फिर न्यू का दोबारा ऑप्शन नहीं लेता। एक बार उसकी ऑप्शन अभी भी रहेगा ओपन, मतलब अब आप समझ लीजिए अब समय से नए सिरे से ऑप्शन मिल गया, मतलब एक बार ऑप्शन दोबारा खुल गया? हाँ दोबारा खुल गया एक तरीके से, क्योंकि अब डिफॉल्ट ही हो गई ना, अब डिफॉल्ट ये न्यू रिजीम हो गई, इसलिए एक तरीके से कोई ऑप्शन दोबारा खुल गया, एक बार ले हुआ अवेल कर चुका है, एक और उसे फिर मौका मिलेगा। अभी सर आपने बताया नई स्कीम में 3 लाख तक जो ऊपर है उसका रिटर्न भरना जरूरी है। 5 लाख की इनकम वाले ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको एग्जेम्पशन नहीं है साथ वाली? नहीं देखिए, रिटर्न तो फाइल करनी है, टैक्स रिबेट आपको लेनी है उसकी, तो इसको फाइल करना मैंडेटरी है 5 लाख के अंदर। डिडक्शन आपकी थोड़ी ना, डिडक्शन तो डिपार्टमेंट देगा ना। टैक्स रिबेट जो है वो रिटर्न भरने पे क्लेम होती है, टैक्स रिबेट ऑटोमेटिकली नहीं है, सो मोटा नहीं है। अगर किसी का छूट गया तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। बिल्कुल। एक सेक्शन इसी में टैक्स रेट चेंज करने में नया लाए हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाए हैं, सेक्शन 115BAE, क्योंकि हम लोग रेट्स की बात कर रहे हैं तो सीधे सेक्शन पे आ जाते हैं। सर इसमें इसी में 1 मिनट में बीच में कर रहा हूँ, जैसे वो मोनल जी ने पूछा कि जैसे 2 साल पहले स्कीम आई, अब वो मान लीजिए पुरानी से नई में आया, फिर वो पुरानी में चला गया, तो उसका हो गया ना टर्न पूरा। मैंने कहा ना कि इस बार इसको डिफॉल्ट में दोबारा डाल दिया, इस बार स्कीम नई रिजीम को, तो इसलिए एक बार ऑप्शन दोबारा मिल गया, आपको एक विंडो दोबारा से खुल गई आपके लिए।
तो उसका फिर वो इन्वेस्टमेंट अगर वो ड्यू डेट पे नहीं आया तो इन्वेस्टमेंट हमेशा के लिए खत्म हो गया उसका। अगर ड्यू डेट को उसने फाइल नहीं करी तो न्यू रिजीम में चला गया, लेकिन उसे एक बार ऑप्शन फिर भी रहेगा। तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी के सेक्शन आया 115 BE, जिसमें कि ऐसी कॉर्पोरेट सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आती है और 1 अप्रैल 23 के बाद बनती है और 31 2024 तक अपना प्रोडक्शन शुरू कर देती हैं, उनको कंसेशनल रेट 15% का लगेगा। डिडक्शंस कोई भी नहीं मिलेगी, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है और सब डिडक्शन होती है वो नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं इसमें मेमोरेंडम ऑफ चेंजेस में दूसरा पार्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स, जिसको गवर्नमेंट की मान के चल रही है, इससे हम पब्लिक को बेनिफिट देने जाना है। उसमें पहला पॉइंट है 43B MSME, और ये मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बजट का, जिसको हम लोगों को सबसे ज्यादा एजुकेट करना है अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि अगर इसको हमने अवेयर नहीं किया लोगों को तो बहुत बड़ी डिस्काउंटेज इसके अंदर आने वाले समय मिल सकती है। तो मैं तो कहूंगा कि इस बात को हम लोग ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइज करें, और अगर जैसे कहीं पे कोई प्रेस में विज्ञप्ति जा रही है उसमें भी लाइन आनी चाहिए 43B में अब भुगतान इस दिन करना होगा, जिससे कि लोगों को पता लगे, क्योंकि अभी जनरल पब्लिक को नहीं पता। अभी किसी कल मेरे पास एक किसी क्लाइंट का व्हाट्सएप आया तो उन्होंने किसी अखबार की कटिंग ही भेजी थी, तो बोले कि ऐसा हो गया, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हो गया अमेंडमेंट। तो ये चीज हमें पॉपुलराइज करना है, अवेयर करना है लोगों को। इसके अंतर्गत ये किया उन्होंने कि जो MSME डेवलपमेंट एक्ट है उसके अंदर 3 तरह की यूनिट होती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये प्रोविजन जो लाए केवल माइक्रो स्मॉल के लिए लाए। माइक्रो यूनिट वो होती है जिनका इन्वेस्टमेंट प्लान मशीनरी में 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ होती है, और स्मॉल यूनिट वो होती है जिनका इन्वेस्टमेंट प्लान मशीनरी में 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ होती है। तो ऐसी यूनिट जो है जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में आती है, जिन्होंने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है। यहाँ पर बता दूं कि CA भी हम लोग भी उसमें उद्यम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम लोग को भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगर नहीं करा रखा उद्यम में तो हम लोग भी इसमें इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि पेमेंट हमें 15 दिन में मिल जाए। क्या बात है, वही बात। तो इसके अंदर क्या है, MSME डेवलपमेंट एक्ट में उन्होंने कहा है कि साहब आपके बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें दिन निर्धारित होगी कि आप कितने दिन तक पेमेंट कर सकते हैं, और वो पीरियड जो है मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है अगर कोई एग्रीमेंट है रिटन एग्रीमेंट, और अगर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो पीरियड 15 दिन का माना जाएगा। तो अब पेमेंट बेसिस पे उन्होंने इसको लागू कर दिया सेक्शन 43B में, पेमेंट को माइक्रो और स्मॉल को देना है लायबिलिटी। अब आपके साल भर में जो खरीद हुई उसका आपने पेमेंट 31 मार्च तक कर दिया, भले ही 15 दिन के बाद किया, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं आएगी, वो आपको अलाउ होगा सारा। लेकिन जो लायबिलिटी आपकी 31 मार्च को खड़ी हुई है, यानी हमारी बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स से खड़े हुए, और उसमें जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं उनका अगर बिल की डेट से 15 दिन का एग्रीमेंट और 45 दिन, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, पेमेंट नहीं हुआ, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। जैसे हम लोग GST पेबल वगैरह देखते थे अभी तक, उसी तरीके से 43B के ऑडिट रिपोर्ट में भी इसको हमें डालना पड़ेगा। और ये ऑडिट में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, टीडीएस जॉब होने जा रहा है कि हमें हर क्रेडिटर का MSME का पता करना पड़ेगा कि वो उद्यम रजिस्टर्ड है कि नहीं है, माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है, उसके जो बिल खड़े हुए हैं वो कितने दिन पुराने हैं, उसकी एक एनालिसिस करनी पड़ेगी, एजिंग एनालिसिस। अगर एग्रीमेंट है उनके बीच में तो 45 दिन तक के, और एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन तक के होने चाहिए। अगर 31 मार्च 2023 तक अगर किसी का बैलेंस एग्जिस्टिंग में खड़ा हुआ है, उसको भी क्या उसी 15 दिन या 45 दिन उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं, 31 मार्च 1 अप्रैल 23 से लग रहा है प्रोविजन, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आएगा। 31 मार्च को जिसका पैसा 31 मार्च में जो खड़े हुए वो सब इस साल अलाउ होंगे, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में आपको भेजेंगे। इस साल की ऑडिट रिपोर्ट में हमें कुछ भी नहीं देना। और अगले साल अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो 31 मार्च 2023 का क्रेडिटर था और वो क्रेडिटर 31 मार्च 2024 में भी रहता है, तब भी उसके ऊपर वो प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो लायबिलिटी पिछले साल की है, पुराने साल की लायबिलिटी केवल, क्योंकि हम क्लेम कौन सा कर रहे हैं, परचेजेस जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिन 24 के बीच में हुई है परचेज, उनको क्लेम कर रहे हैं ना। तो अगर हमने 31 मार्च 23 से पहले परचेज कर रखी है, भले ही हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर चला आ रहा है, तो उसके ऊपर प्रोविजन नहीं अप्लाई करेगा 43B। तो ये वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपने अपने क्लाइंट्स को इसको अवेयर जरूर कराते हैं अभी से। सर इसका ये प्रैक्टिकली तो बड़ा डिजास्टर्स है ये सेक्शन, अगर नहीं है बल्कि बेनिफिशियल है हम लोग बेनिफिशियल है सर इसके ऊपर सर बता वेरीफाई करोगे? नहीं, वेरीफाई करना निश्चित रूप से कठिन काम है, आपको सब मानने पड़ेंगे। और जो हम लोग वैसे तो ऑडिट हमेशा ही कहता है कि आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ बैलेंसेस करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते थे इसका कोई बढ़िया डिस्क्लेमर उसको करना पड़ेगा। इसका बढ़िया डिस्क्लेमर बना के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का और टेक्निकल रिपोर्ट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको आप डिस्क्लेमर देके नहीं कर सकते। करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे उस दिन बात हो रही थी डिस्क्लेमर की, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, रिकमेंडेड नहीं। पोस्ट बजट मेमोरेंडम में जो है बार इसका रिप्रेजेंटेशन करे, कंपल्सरी बार को मेमोरेंडम देना चाहिए पोस्ट बजट का सर।
अब इसमें दो इसके एस्पेक्ट आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि सर इससे माइक्रो स्मॉल यूनिट को बेनिफिट मिलेगा कि उनकी लिक्विडिटी रहेगी, उनको पास पेमेंट लंबे समय तक मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने कई प्रैक्टिकल केस ऐसे देखे हैं जिनके की बहुत बड़ा ड्यूज रहते हैं लोगों के ऊपर, तो उनके ड्यूज अब कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं इसका मतलब वो साहब इनोस खरीदने ही बंद कर देंगे, फिर वो मीडियम इंडस्ट्री से खरीदेंगे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, रेयर है, क्योंकि माइक्रो स्मॉल आज की डेट में इतनी ज्यादा हो चुकी है और हर बड़ी से बड़ी यूनिट को भी उसी से लेना पड़ता है सामान। तो अब जैसे मान लीजिए अपने बरेली में डीएल एग्रो है, वो एक लार्ज कैटेगरी की यूनिट है और उसको बहुत सा सामान माइक्रो स्मॉल से लेना होता होगा। एक फॉर एग्जाम्पल मैंने बात कही, तो वो उनको पेमेंट उसको करना पड़ेगा। इसमें सर एक बात ये बताइए कि मान लीजिए दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी तरह का, तब क्या स्थिति हो? सर डिस्प्यूट के लिए अलग से एमएसएमई एक्ट में है प्रोविजन। क्या इनकम टैक्स में बताओ ना, MSME से क्या मतलब? कि हमारा उससे कोई डिस्प्यूट हो गया है पेमेंट को लेके या सर किसी और उसमें बात ये को लिखा लेके, जाएगा डिस्प्यूटेड है, उसमें क्या लिखोगे? वहाँ पे डिस्प्यूटेड है लेकिन 43 तो अप्लाई करेगा उसको। 43 में ऐसा कोई वो नहीं दिया उन्होंने, एक्सेप्शन नहीं दिया ऐसा कोई भी कि कोई एक्सेप्शन में दे दिया हो कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस पे ही लागू नहीं होगा, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं। इसका मतलब ये कि पेमेंट टाइम से हो उन यूनिट्स को, दैट्स हाँ। इट। सर 75% केस तो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, वो तो वैसे भी नहीं कर रहा है पेमेंट। ये तो 43 भी पर उसके लिए ऑडिट वालों के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं करता है एमएसएमई वालों का, उसके लिए थोड़ी एप्लीकेबल है। उसके लिए भी बजट में वो लाए ना एक बात से विवाद से विश्वास स्कीम जो लाए हैं, उसके अंदर उन्होंने दो स्कीम लाए हैं। उसके अंदर एक तो वो लाए हैं जिन लोगों के जो पुराने ठेकेदार थे और उनकी अगर वो कहना चाहिए बैंक गारंटी फॉरफिट कर दी गई थी, हाँ, तो उनकी बैंक गारंटी दे दी जाएगी वापस और वो 95% उसको पैसा वापस कर सकते हैं। इस तरह की स्कीम लाए हैं, उसमें काफी बैंक के एनपीए भी कम हो जाएंगे जो एनपीए हो रहे थे, और एक वो लोग लाइन पे भी आ जाएंगे। और एक और स्कीम लाए हैं, उसमें वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, वो भी उसमें भी कुछ इस टाइप की स्कीम लाएंगे। दो स्कीम है इसके ऊपर। मैं समझता हूँ जितनी बड़ी कंपनियां हैं और जितने भी ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो नए बिल उस समय रेज करवाते हैं जिस समय वो पेमेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है वो विद इन 45 डेज या विद इन 15 डेज उसको ले आते हैं जैसा कि उनका एज पर एग्रीमेंट है। क्योंकि इस तरह के ऐसे बिल्स उन्होंने कई बार, अभी अडानी का एक बिलिंग करी है तो 3 बार उन्होंने रिवर्स करा लिया। तुम भी अडानी की बात करोगे आज? हाँ, क्या बात है भाई। 3:30 बजे आए। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डाइवर्ट नहीं करते हैं अपने एजेंडे को। विद्यार्थी जी मैं एक बात कहना कैसे चाहता हूँ। करोगे? बिलिंग उसके अभी क्रेडिट हम नोट बात देना कर पड़ता रहे है हैं कि क्रेडिट नोट देना अगर पड़ता हमारे है। पास एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 डेज वी हैव टू मेक द पेमेंट। जी। राइट। कौन सा एक्ट लगा? एमएसएमई। ठीक। अब डिस्प्यूटेड है तो 43 भी ऑटोमेटिकली हट गया एमएसएमई एक्ट से। ये आप ये देखिए ये बात आई ना, हाँ वो तो उसमें मेंशन करना बिल्कुल लगेगा सर। सर वहाँ ये तो मेंशन वहाँ करना देखिए, पड़ेगा। 43 की स्पेसिफिक प्रोविजन है। डिसअलाउ तो नहीं होगा। नहीं होगा डिसअलाउ। हाँ डिसअलाउ नहीं होगा। यही बात है। आप समझने की कोशिश करिए। आप एक तरफ तो उस सेक्शन को लेके चल रहे हैं, इनकम टैक्स को हटा रहे हैं, जहाँ डिस्प्यूट हुआ डिस्प्यूट को वहाँ उन्होंने एमएसएमई में कवर किया हुआ है, तो हम उस शेल्टर को लेके वहाँ से पेनल्टी से बच सकते हैं। दूसरे एक्ट का भी तो नहीं देखिए, वो एक डिस्प्यूट का विषय रहेगा, कर सकते हैं आप, क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उस पर फिर एक विवाद का विषय बन जाएगा। नहीं विवाद कोई है। विवाद का विषय नहीं बने, क्योंकि दूसरे एक्ट का भी तो हम रेफरेंस जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में लेकर के सारा मजे की बात है, हम बैठे विवाद के लिए हैं। उन्होंने जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का जो रेफरेंस दिया है वो केवल एक लिमिटेड पर्पस के लिए दिया है। वो लिमिटेड पर्पस है कि आपको पेमेंट कितने दिन के अंदर करना है। बाकी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट सुपरसीड नहीं कर सकता इनकम टैक्स एक्ट को। जहां तक इनकम टैक्स एक्ट की बात है, वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। एक लिमिटेड यूज किया उन्होंने एक्ट का, तो वो उसी तक लिमिटेड रहेगा मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। वो तो पर्सन डिफाइन करने के लिए एक्ट लाए बस जस्ट फॉर डेफिनेशन। पर्सन डिफाइन कर। चलिए सर, एक नया सेक्शन इसमें लाए हैं इस बार ये 80 सुधीर की क्वेरी थी कि बिल बदल सकते हैं। हाँ, उसका क्रेडिट नोट इशू करवाते हैं। अब कैसे बदल दो? क्रेडिट नोट इशू करवा लेते हैं। काय का? अब वो लोग जो है क्रेडिट नोट इशू करवा करके फिर आपसे दोबारा से बिल ले देते हैं। और वो जो ई-वे बिल और दुनिया भर की वो सब ई-वे बिल जब क्रेडिट नोट में ई-वे बिल का कुछ ठेकेदारों का कर रहे हैं, उसमें सर्विसेज ही हैं। नहीं, वो तो कर सकते हैं। आपने हालांकि क्रेडिट नोट दे दिया, एडवर्टाइज कर दिया और फिर आपने नया बिल जनरेट नया कर बिल दिया, जनरेट तो करा उसको दिया। फर्दर नया टाइम ये मिल गया। जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सब ऐसी कराती हैं। लेकिन जहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात है, जहाँ पे ई-वे बिल है, वहाँ पे नहीं लगेगा। वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे लेकिन नहीं जहाँ पर लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल तो सब उसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि वो कभी भी चेंज कराते हैं, उनको तो कभी भी मान लेते हैं। एक सर पिछले 2022 में एक स्कीम लाई थी मोदी जी, अग्निवीर। तो अग्निवीर के लिए इस बार बजट में आया प्रोविजन अग्निपथ। उसके अंदर उन्होंने रखा है कि वो जो है कॉर्पस फंड में, क्योंकि उन्होंने कहा था उसमें कि जो अग्निवीर होंगे
उनको 4 साल के पीरियड के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, कोई हैंडसम अमाउंट दिया जाएगा सेवा निधि के रूप में। तो सेवा निधि कैसे बनेगी, उसको पर इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा, इसलिए इसका प्रोविजन लाए, नया सेक्शन बनाए 80CC जिसमें उन्होंने कहा कि हर अग्निवीर अपनी सैलरी का 30% उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, इक्वल अमाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अब इनकम टैक्स यहाँ पर आ गया कि जो वो कंट्रीब्यूट करेगा वो उसे 80CC में डिडक्शन मिलेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कंट्रीब्यूट उसका भी डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 17 में अमेंडमेंट किया कि जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, उसको भी सैलरी मानेंगे, लेकिन संघ में 80CC में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। इसमें कोई लिमिट नहीं लाए किसी तरीके की, ये बिल्कुल 80C से सेपरेट और यूनिट रिजीम वाले को भी मिलेगा। दूसरा इसके अंदर रहा है कि इसमें इंटरेस्ट मिलेगा दोनों पोर्शन को, जो उसका पोर्शन है और जो गवर्नमेंट का पोर्शन है, और जब ये वापस होगा, विड्रॉ होगा, तो वो एग्जाम रहेगा पूरी तरीके से। तो ट्रिपल स्कीम इसके अंदर है, एग्जाम, मतलब कंट्रीब्यूशन करेंगे तब भी एग्जाम, जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जाम, और जो उसकी मैच्योरिटी मिलेगी वो भी एग्जाम, और न्यू रिजीम में इसका बेनिफिट मिलेगा। एक सेक्शन लाए सर, शुगर कॉफी फैक्ट्रीज के बहुत सारे केसेस चले हुए हैं, पेंडिंग चलते हैं, जिसमें 2016-17 में असेसमेंट 16-17 में अमेंडमेंट आया था। पहले क्या होता था, इन लोगों को 2 तरीके के प्राइस होते हैं, एक होता है फाइनल केन प्राइस, एक होता है स्टेटेड मिनिमम प्राइस। तो इन लोगों का डिफरेंस जो होता था उसके ऊपर का उस डिफरेंस को ये इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर देते थे, उसके ऊपर अपीलें लंबी चलती रहती थी। 16-17 में अमेंडमेंट कर दिया कि जो फाइनल केन प्राइस है वही फाइनल माना जाएगा, यानी कि वो मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की डिमांड पेंडिंग थी, तो उसको इस बजट में इन्होंने किया है कि उसके लिए वो एक सेक्शन 155 में 19 अमेंडमेंट कर दिया, उसमें रेक्टिफिकेशन फाइल करके 4 साल के अंदर उसको बेनिफिट दे दिया जाएगा, यानी कि जो भी डिसअलाउंस थी वो डिसअलाउंस उसकी विड्रॉ हो जाएगी, उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, 4 साल का पीरियड उसे मिल जाए, यहाँ से 1 अप्रैल 2022 से। एक 194N में कैश विड्रॉल पे टीडीएस का जो रेट था 1 करोड़ से, उसकी लिमिट बढ़ा दी 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी। ये करिए केवल कोऑपरेटिव्स के लिए, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की यूनिट्स हैं उनको, क्योंकि कोऑपरेटिव में नॉर्मली रूरल से लोग बिलोंग करते हैं, फार्मर्स बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी। उन पर 3 करोड़ से ऊपर पे ही टीडीएस लगेगा, उससे पहले टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरा अमेंडमेंट उन लोगों के लिए किया है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, 269SS और 269T जो अपना सेक्शन होता है, इसमें एक्सेप्टेंस डिपॉजिट और रिपेमेंट और डिपॉजिट होता है, उसमें जो लिमिट अभी तक 20,000 होती थी वो उन लोगों के लिए बढ़ा के 2 लाख कर दी है। और किसके लिए, टैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होती हैं, उनके लिए लिमिट बढ़ा के 20,000 से 2 लाख कर दी है। तो ये केवल उन लोगों के लिए लिमिटेड बेनिफिट उन लोगों के लिए मिलेगा इसका बेनिफिट। एक और जो बेनिफिट दिया गया है वो दिया गया है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप जो कि मोदी जी का फेवरेट टॉपिक है, मैं समझता हूँ जब से वो आए तब से हर बार स्टार्टअप के ऊपर कुछ ना कुछ आता रहता है बजट में, और इंडिया आज की डेट में स्टार्टअप में सबसे, मतलब मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इकोसिस्टम माना जा रहा है स्टार्टअप का, जिसमें काफी यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं। सर कितने यूनिकॉर्न होंगे? चाइना से लड़ना है ना, चाइना से लड़ना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक बेनिफिट जो दिया है वो दिया है कैरी फॉरवर्ड और लॉस से पहले क्या था उसमें कि 7 साल तक का कैरी फॉरवर्ड मिलता था। TIAC कहता है कि 10 साल में से कोई भी 3 साल कंसेक्यूटिव ईयर का वो ले सकता है बेनिफिट। तो कैरी फॉरवर्ड 7 साल मिलता था और बेनिफिट था 10 साल तक के लिए, तो इसलिए उन्होंने उसको कैरी फॉरवर्ड की लिमिट को 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया, उसको एक लाइन में कर दिया दोनों चीजों को। दूसरा एक और बेनिफिट दिया उसको उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली जो स्टार्टअप होते हैं वो इनिशियल आइडिया तो कुछ लोगों का होता है, चंद लोगों का, बाद में उसको बड़े लोग उसको परचेज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं उसको, और बहुत बड़ी यूनिट बन जाती है। तो उसमें जो ओरिजिनल लोगों की शेयर होल्डिंग होती थी वो खत्म कम हो जाती थी, तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था लॉस कैरी फॉरवर्ड का। इनिशियल ईयर में ही लॉस होता है स्टार्टअप में, तो इसको इस बार उन्होंने एक बेनिफिट दे दिया कि अगर आपकी जो इनिशियल शेयर होल्डर थे वो एज इट इज बरकरार रहते हैं, 51% वाली कंडीशन खत्म कर दी कि 51 पहले तक कंडीशन की 51% होल्डिंग सेम रहनी चाहिए कैरी फॉरवर्ड के लिए। इस स्टार्टअप के लिए कर दिया कि आपके जो ओरिजिनल शेयर होल्डर थे जिस ईयर में लॉस हुआ है वो शेयर होल्डर आगे भी चल रहे हैं, भले ही 51% से कम हो गई उनकी शेयर होल्डिंग, तो भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो एक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्रोविजन लाएंगे। और 1 साल इसकी अवधि और बढ़ा दी, जो पहले था कि 1 अप्रैल 2023 तक हो जाना चाहिए, वो 1 अप्रैल 2024 तक इसमें काम शुरू हो जाना चाहिए। एक नई स्कीम इस बार और लाए हैं सर, वो है कन्वर्जन ऑफ फिजिकल गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। तो पहले ये लाए थे पिछले बार की साहब, जो है लोग इलेक्ट्रॉनिक शेप में गोल्ड को रखे हैं, उसके लिए सेबी को ऑथराइज किया था कि सेबी इतने रूल्स बनाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा भी है कि जो वो है EGR और वर्ल्ड मैनेजर, वो जो सेबी की जो रेफिनेशन है वही माने जाएंगे उसके अंतर्गत, उन्हीं की रेफिनेशन यहाँ पे रहेगी। तो इसमें कहा है कि फिजिकल गोल्ड को जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे या वाइस वर्सा जब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो दोनों ही ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की रेफिनेशन में नहीं आएंगे। सेक्शन
47 जो ट्रांसफर है उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और दूसरा इन्होंने अमेंडमेंट किया कि जो कॉस्ट ऑफ गोल्ड है, अब आपने बाद में मान लीजिए उसको बेच दिया, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गोल्ड थी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट किया था वही उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड से फिजिकल में कन्वर्ट किया था तो जो उसकी कॉस्ट थी वो मानी जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी वो पुराना पीरियड इंक्लूड होगा और जितना समय उसमें रहा वो भी इंक्लूड होगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कंपटीशन चैप्टर के की कंपटीशन करने के लिए अमेंडमेंट किया है इन्होंने ये कि पीरियड ऑफ होल्डिंग और पीरियड उसकी कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाली जाएगी इसको इसके अंदर डिफाइन किया है। और ट्रांसफर दोनों ही केस में नहीं लगेगा जब ट्रांसफर जब ये कैश में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आपने फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया या इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में किया तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में नहीं है। इसका एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दीजिए। बोथ मोड कंबाइन माने जाएंगे, बोथ मोड को जोड़ा जाएगा। बिल्कुल। आज मैंने आधा किलो सोना इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जी, आज का रेट है 55,000 जी। 5 साल बाद मैंने उसको फिजिकल में दिया या बेचा तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 55,000। 55 जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट मैं मान के चलता हूँ 2001 की, बिल्कुल। ठीक 2001 की मान के चलता हूँ मैं से 7,000, तो 7 और 55 का जो बेनिफिट है वो मुझे मिल जाएगा। ये कैसे हो नहीं, कॉस्ट वो मानी जाएगी जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है फिजिकल गोल्ड की। वो कैसे निकलेगी? वही तो उन्होंने कहा है, आप जब भी आप करोगे गोल्ड को फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट करोगे तो उसकी कॉस्ट तो आपके पास है ना कि आपने कितने का लिया था वो गोल्ड। उसमें कोई फेयर मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट का है, जो एक्चुअल कॉस्ट किया उस गोल्ड की। तो मैं तो 4 साल पुरानी देखूँ, आपका कोई उसका एविडेंस होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपने कब लिया था, वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको कॉस्ट कितनी है। अब एविडेंस की जरूरत है। और पेरेंटल होगी तब क्या होगा? 2001 तब 2001 लगेगा उसको। वो तो 1,4 का भी आराम ये तो फिर सेक्शन का क्या बेनिफिट हुआ अगर आप कन्वर्ट कर रहे तो टैक्स बच रहा है, कन्वर्ट टैक्स बच रहा है। उस समय नहीं लग रहा है। दोनों कन्वर्जन पे टैक्स नहीं है कोई भी, बस जब आप बाद में बेच रहे हैं एक्चुअली उसको वो कर रहे हैं जिसको आप कर रहे हैं तब लगेगा। तब उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? डेटा परचेज से मानी जाएगी भाई, डेटा परचेज डेटा परचेज का 2001 जो अगर 2001 के पहले का है तो 2001 की वैल्यू, 2001 के बाद खरीदा है तो एक्चुअल परचेज कॉस्ट सीधा तो फंडा लगेगा। इसमें ना थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग का पार्ट आ सकता नहीं आता, ये देखिए सेफ्टी हो रही है सर प्लानिंग का पार्ट तो बन सकता है, वो हमारे अतुल सर ने थोड़ा सा गाइड किया था इशारों में, तो इशारों की बात इशारों में रहने दिया ज्यादा अच्छा है। सर टाइम इधर इधर बेटा इधर। अतुल सर टाइम एक डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेंज लाए सेक्शन 1046 से नया सेक्शन बनाया उन्होंने। पहले 1046 में क्या होता था, डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती थी उसमें एक लाइन पड़ी हुई थी कि कमर्शियल एक्टिविटी, वो कमर्शियल एक्टिविटी जो थी डिस्प्यूट की पॉइंट थी और अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने उसको उस सेक्शन को वहां से हटाते हुए नया सेक्शन प्रोवाइड कर दिया 46 से। उसमें कमर्शियल एक्टिविटी लाइन कहीं लाई नहीं, उन्होंने केवल 4 चीजें रखी हैं कि कोई बोर्ड अथॉरिटी ट्रस्ट कमीशन जो कि नॉट बीइंग ए कंपनी, जो कंपनी नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, वो हाउसिंग एक्विजिशन के लिए है, प्लानिंग डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज टाउन एंड विलेजेस के लिए है, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग एनी एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक है, या रेगुलेटिंग एनी मैटर फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक है, तो वो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होगी 1046 ए में। अब इसमें कमर्शियल वर्ड हटा दिया बिल्कुल भी, क्योंकि कमर्शियल तो ट्रैक्शन होते ही हैं सारे इनके डेवलपमेंट अथॉरिटी के, तो पहले वो डिस्प्यूट का विषय होते थे और कई डेवलपमेंट अथॉरिटी केस चलते रहते थे रेगुलर। नोटिफाइड होना है। अब इसका जो एक मेमोरेंडम में तीसरा पॉइंट होता है वो होता है ईज ऑफ कंप्लायंस। ईज ऑफ कंप्लायंस में जो अमेंडमेंट है वो है सब सेक्शन 35D, जिसमें कि हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करते थे। तो उसमें पहले ये था कि आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो या तो आदमी एसएससी खुद करे या किसी ऑथराइज एजेंसी से कराए। अब उन्होंने ऑथराइज एजेंसी वाली बात हटा दी, उन्होंने कहा कोई भी एक्सपेंस हो रहे हैं सिंगल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, मार्केट सर्वे के, वो आपको उसका एक स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में फर्निश करना होगा। वो फॉर्म क्या होगा, वो आदमी नोटिफाई होगा, किसको फर्निश किया जाएगा, वो अथॉरिटी भी आदमी नोटिफाई होगी, प्रिस्क्राइब फॉर्म प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट भी आएगी उसकी, कितने दिन के अंदर करना होगा, वो बाद में होगा। एक जो अपना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चलती है 44AD और 44ADA, इसमें अमेंडमेंट किया है इन्होंने। इसमें अमेंडमेंट ये है कि 44AD लगती है अपनी जिनकी टर्नओवर अभी तक 2 करोड़ थी, उसको उन्होंने बढ़ा के किया है 3 करोड़, लेकिन उसमें कंडीशन लगा
ये नहीं कि सबको ब्लैंकेट बढ़ा दिया 3 करोड़। कंडीशन ये है कि उसकी ग्रॉस 95% थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए, कैश रिसीव जो है केवल 5% होंगी। और उसमें कहीं के लिए भी था कि अगर कोई चेक या बैंक ड्राफ्ट रिसीव हो रही है जो कि अकाउंट पे ही नहीं है तो वो भी कैश मानी जाएगी। उस सेक्शन में ये भी लिखा हुआ है अमेंडमेंट में। तो इसको बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए कि जो भी अकाउंट पे ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट पे चेक से होने चाहिए, बदले की ट्रांजेक्शन या एनईएफटी के थ्रू, टैक्स इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपने बेरर चेक के थ्रू कर लिया है तो चेक नहीं माना, भले आप उसमें खाते में चेक नंबर लिख रहे हैं लेकिन वो माना नहीं जाएगा। तो 5% की लिमिट इसके अंदर लगा दी है। तो ये बहुत थोड़ा सा ऐसा अमेंडमेंट है जो बहुत जल्दी आसानी से लोगों को अप्लाई करेगा। और दूसरा जो एडीए में प्रोफेशनल्स आते हैं उनकी लिमिट जो है 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दी है। तो ये दोनों अमेंडमेंट में प्रेजेंटिव स्कीम लगेगी और उन्होंने कहा इनको टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा, 44 एडी के प्रोविजन नहीं लागू होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 5% वाली लिमिट एक ऐसी लिमिट है जिसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे लगता है लिमिट 2 करोड़ 50 लाख की प्रैक्टिकली नहीं। एडीए वाले में भी ये सर ऊपर 25 लाख पे वो 5% वाला है। हाँ बिल्कुल 5% दोनों में। अब जो प्रोविजन है हाँ रिसीट, ग्रॉस रिसीट, टर्नओवर ऑफ ग्रॉस एक्सपेंसेस तो कोई एक्सपेंसेस तो कोई नहीं। अब इसके बाद जो चौथा एस्पेक्ट आता है वो आता है वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ टैक्स बेस। अब जो अमेंडमेंट है वो जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़े या टैक्स बेस बढ़े उसके लिए किए गए, उसका उद्देश्य है। इसमें पहला है सेक्शन 9 जिसमें कि गिफ्ट टू नॉन रेजिडेंट अभी तक एग्जेम्प्ट होते थे, मतलब डीम्ड हो जाते थे, एग्जेम्प्ट नहीं होते थे, डीम्ड इनकम माने जाते थे वो। अब उसमें नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी लिया है क्योंकि एक लैकुना था उसमें, एनओआर नहीं था, तो एनओआर को भी उसके अंदर ले आए हैं। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होते हैं ये थोड़ा सा टिपिकल है, उसको बहुत कई सारे टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट, 2 प्राइमरी टेस्ट 2 सेकेंडरी टेस्ट। उसको जब क्वालिफाई करेगा तब जाके वो एनओआर में आएगा, मतलब रेजिडेंट में आएगा, अदरवाइज एनओआर में रहेगा। तो एनओआर जो है उसके अंदर डीमिंग गिफ्ट प्रोविजन में आ गया है। ये न्यूज एजेंसी को सेक्शन 1082 में एग्जम्पशन मिलता था, वो उसको खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया सारा। जैसे गवर्नमेंट का है कि हम धीरे धीरे खत्म करना चाह रहे हैं तो उस कड़ी में ये किया उन्होंने, न्यूज एजेंसी को एग्जम्पशन खत्म कर दिया। हालांकि ये एग्जम्पशन खत्म हुआ लेकिन उसके बावजूद भी पेपर्स में कहीं इसके ऊपर कोई न्यूज नहीं आई, ना किसी ने कुछ विरोध किया। ये बड़ा ताज्जुब की बात है, मुझे नहीं समझ में आया क्यों विरोध नहीं हुआ इसका कहीं पे। कोई नोटिफाइड ही नहीं बचा 2021 में किसी को डाल दे जो नोटिफाइड। अच्छा ये रीजन केवल नोटिफाइड वाले हो गए। वही मैं सोच रहा था कि न्यूज एजेंसी तो अब तक इसमें बड़ा बवाल मचा है, प्रेस तो मीडिया से इतनी बड़ी अथॉरिटी रखता है, वो तो कुछ भी बवाल कर सकता है। ठीक है। एक लिस्टेड डिवेंचर्स के इंटरेस्ट के ऊपर पहले एग्जम्पशन था, उसमें टीडीएस नहीं करता, तो गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि लोग लिस्टेड डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को अपनी इनकम में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो उसमें टीडीएस कट जाता है वो तो सीपीसीएस में भी आते हैं, एआईएस में भी आ जाते हैं, और ये शायद एआईएस वगैरह में आने से बच जा रहा था, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसकी अंडर रिपोर्टिंग देखी। तो उन्होंने इसको इस बार टीडीएस के प्रोविजन में लिया है कि इसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट वाला जो रेट लगता है टीडीएस का उस रेट से इस पे भी टीडीएस कटेगा, लिस्टेड डिवेंचर्स। एक और टीडीएस में एक प्रोविजन लाए हैं, वो लाए हैं ऑनलाइन गेम्स के ऊपर, क्योंकि आजकल ऑनलाइन गेम्स बहुत बढ़ गए हैं, हम लोग तो नहीं देखते इतना करते, लेकिन जो आज की यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लगी हुई है। क्रिकेट मैच चलता है तो वो अपनी टीम बनाओ, ड्रीम 11 पता नहीं कितने ऑनलाइन गेम चलते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा, पहले क्या था कि 194B और 194B भी प्रोविजन होते थे लॉटरी और हार्ट सक्सेस के ऊपर, और उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10,000। तो एक तो उन्होंने बदलाव किया है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को उन्होंने मिसयूज हो रहा था, लोग छोटे छोटे उसमें बांट देते थे उसको, बिलिंग को, उसमें टीडीएस नहीं काटते थे। तो उन्होंने कहा एग्रीगेट भी अगर 10,000 से ऊपर है, सिंगल ट्रांजैक्शन या उसका एग्रीगेट, कई सारे आपके गिफ्ट हैं जो प्राइजेस हैं, वो अगर 10,000 से ऊपर उन पर टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। एक तो ये किया इन्होंने अमेंडमेंट। और दूसरा एक सेक्शन बिल्कुल नया लिया है, उसमें उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेम जो ऑनलाइन है गेम्स वो भी इसके अंदर कवर होंगे, और उसके ऊपर 10,000 से ऊपर पे लगेंगे या थ्रेशोल्ड लिमिट उसमें खत्म कर दिए? ऑनलाइन में तो कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन जो वो वाले गेम है आपके लॉटरी हाउसेस उसमें 10,000 की थ्रेशोल्ड है, लेकिन उसको उन्होंने कर दिया एग्रीगेट। ऑनलाइन गेम में उन्होंने कर दिया है कि जिस समय आप उसमें से विड्रॉ करेंगे उसका नेट बिलिंग, उसमें नेट बिलिंग है, जो आपने लगाया पैसा उसके ऊपर जो आपको बेनिफिट मिला उसका, उसको पर टैक्स देना होगा। एक तो उस समय कटेगा टीडीएस जब आप विड्रॉ करेंगे, और दूसरा जो बैलेंस आपका रहा उसमें 31 मार्च को जो बैलेंस रहा आपकी बिलिंग का, उसके ऊपर भी टीडीएस लगेगा। ये शायद आपने उसे नहीं बताया था, लेकिन है ये पॉइंट।
इन एडिशन ऑन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ नेट बिलिंग जो भी बैलेंस में रहा उसके ऊपर, और ये 115 बीबीजे में एक नया सेक्शन आया है, इसके लिए उसमें 30% टैक्स लगेगा। जो वॉलेट में रहेगा उस पर भी टैक्स हाँ, वॉलेट में जो रहेगा लास्ट में 31 मार्च को बैलेंस, बीच में तो उसी पे लगेगा जो आपका विड्रॉल होगा, लेकिन जो लास्ट में 31 मार्च में बैलेंस रहा वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 31 से पहले कर लेना खाली। बात तो एक ही है, टैक्स तो जा ही रहा है। तब तो हाँ, वो फिर टैक्स तो निकल ही जाएगा ना। उसका जब विड्रॉल होगा तो नहीं लगेगा। बस बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? एक सर टीसीएस के प्रोविजन में क्या होता था अभी तक कि एजुकेशन का अगर हम कोई फॉरेन रेमिटेंस करते थे एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, वो अगर लोन लेके किया है तो 0.5% का टीसीएस लगता था 7 लाख से ऊपर के रेमिटेंस के ऊपर। और अगर हमने अदर देन लोन कर रहे हैं तो एजुकेशन या मेडिकल के लिए रिइंबर्समेंट, उसके लिए वहां पे भेज रहे हैं रेमिटेंस एलआरएस में, तो उस पर 5% से लगता था। लोन वाले केस में 0.5, अदर देन लोन या मेडिकल 5% लगता था। ओवरसीज टूर ऑपरेटर पे 5% लगता था, जिसको इन्होंने इस बार बढ़ा के, वो दोनों में तो कोई चेंज नहीं किया, वैसे ही रखा है, लेकिन जो ओवरसीज टूर ऑपरेटर थे उसको 20% कर दिया, 5% से बढ़ा के सीधे सीधे 20% पे ले आए हैं। उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, यानी अगर आपने कोई भी ओवरसीज टूर प्रोग्राम बनवाया, पैकेज बनवाया किसी अपने ट्रैवल एजेंट से, तो उस पर वो टीसीएस लेगा आपसे 20%। बहुत हाई है ये, बहुत ऐसा प्रोविजन है, हैरिशिंग लगता है ये, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो भी आदमी ट्रैवल करता है वो अपनी करंट इनकम से करता है, उसको करंट इनकम के उसमें उसको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, ये उनका कहना है। बहुत हो गया। और एनी अदर केस, इसके अलावा कोई केस है अगर, तो उसमें पहले 5% था, उसको भी बढ़ा के 20% कर दिया। यानी एलआरएस में आप किसी भी तरह का फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं जो अदर देन एजुकेशन मेडिकल है, तो उसमें 20% लगेगा। उसमें भी सिर्फ फीस पोर्शन को छोड़ करके, फीस पोर्शन को छोड़ करके। फीस तो एजुकेशन वाला तो अलग ही हो गया ना, अदर देन में बता रहा हूं। अदर देन फीस तो फॉरेन ट्रेवल लास्ट वीक में करे, फाइनेंशियल ईयर के एजुकेशन 15 दिन में में जो रिफंड आ जाए। उसको वहाँ पे रहने के खर्चे हैं, हाँ, उस अगर आप उसको 16 वो भेज रहे हो तो नहीं हॉस्टल है। वगैरह के पेमेंट करेंगे फिर 20% लगेगा। नहीं, अगर देखिए किसी यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहा है जिसमें उसकी पैकेज है, कंबाइंड फीस है, उसमें एजुकेशन भी है, हॉस्टल भी है, सब है, तो वो तो उसी में आएगा, 0.5 में आएगा, लेकिन अगर उसको 5 में आएगा या 0.5 में आएगा। पॉकेट एक्सपेंसेस भेज रहे हो तो हाँ, पॉकेट एक्सपेंस है वो अदर देन वो यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं जा रहा है, अदर देन को जा रहा है रहने के, उसमें 20% लगेगा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ बताइए। कुछ यूनिवर्सिटीज तो पैकेज देती हैं, हाँ, जिसमें हॉस्टल वगैरह सब इंक्लूडेड है। कुछ में क्या है, वो ऑप्शन देती है कि आप कहीं बाहर जाके रह लीजिए, और जो एजुकेशन फीस है वो तो आपकी उस परसेंट में कवर बिल्कुल 5 या और जो बच्चे को आप वहाँ रहने के लिए भेजेंगे वो 20 में आएगा। $5 20 में वो आएगा। 20 में आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा नुकसान बिल्कुल। है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब एजुकेशन कितनी महंगी हो जाएगी, और नेचुरली वहाँ रेसिडेंशियल यूनिट जितनी भी हॉस्टल छोटे छोटे जो हैं वो सस्ते हैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल के मुकाबले। देखिए महंगी कहना तो गलत है, क्योंकि ये तो टीसीएस है, इसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही है। और गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जो ये भेज रहा है बच्चों को सक्षम हो, अच्छा खासा टैक्स दे रहा होगा, और अपनी जो रिटर्न भरेगा उसको क्लेम कर लेगा। देखिए, आदमी महंगाई गिनता है जिस वक्त जेब से पैसा जाता हाँ। है, लौट के आता है तो महंगाई। ये बात आपकी सही है, किसी जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। मेहरोत्रा साहब, आप 1 लाख का टिकट 1,20,000 में खरीद रहे हैं, मेहरोत्रा आपकी साहब। जेब से तो 120 गए। मेहरोत्रा साहब, सर, नई सर, जनरेशन सुनो, हमने कहा तुम्हारे बच्चे तो पढ़ चुके, क्यों परेशान हो? तो एक उधर से आवाज आई, वो बच्चों के लिए बात कर रहा है, अपने पोते नाती के। सही बात, यू आर राइट, एग्जैक्टली, यू आर राइट। एक सेक्शन सर 54F होता है, जिसमें हम लोग कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन लेते हैं। अगर रेजिडेंशियल हाउस बेचते हैं तो 54 में लेते हैं, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लैंड का हुआ, ज्वेलरी को, किसी भी चीज का हुआ, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस 54F में लेते हैं। इसमें क्या था, अभी तक कोई कैपिंग नहीं थी, हम लोग कितना भी बड़ा मकान लोग ले लेते थे, तो गवर्नमेंट ने कहा था बहुत बड़े बड़े लोग ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25-25 करोड़ के भी मकान ले रहे हैं, उसकी छूट ले लेते हैं, तो उन्होंने इस बार इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि साहब इसका जो भी छूट मिलेगी मैक्सिमम 10 करोड़ मिलेगी, भले ही आप 25 करोड़ का खरीदें, जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो 10 करोड़ तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 करोड़ मानी जाएगी ना उसकी। अब इसमें एक पॉइंट लिखा कि 54 दोनों में अलग अलग है, तो अतुल सर ने उस दिन क्लियर किया था कि हाँ दोनों में अलग अलग ही रहेगी लिमिट 10 करोड़। मतलब अगर मान लीजिए एक ने जमीन भी बेची है, मकान भी बेचा है, तो उसे 20 करोड़ तक का ले सकता है, तो वो 10 करोड़ का वो 54 में क्लेम करे, 10 करोड़ का 54 में क्लेम करे। क्यों सर? अगेंस्ट एनी सिंगल प्रॉपर्टी नहीं, दो जगह से उसने वो बेचा। दो प्रॉपर्टी बताई। हाँ खरीदी है तो दोनों में क्लेम कर सकता तो उसे है। उस प्रॉपर्टी में 20 करोड़ मिले। बिल्कुल।
प्रॉपर्टी दो बेची होनी चाहिए। हाँ, दो प्रॉपर्टी मतलब एक रेजिडेंशियल हाउस और एक अदर रेजिडेंशियल हाउस, लैंड बेची या गोल्ड ज्वेलरी बेची, और परचेज एक हाउस किया। परचेज एक किया तो उसे 20 करोड़ मिल जाएगा, अदरवाइज 10 करोड़ 10 करोड़ में रेस्ट्रिक्ट होगी। एक बड़े शहरों में तो बहुत बड़े शहरों में पहुंच जाएगा। एक सेक्शन 50 है मार्केट लिंक डिबेंचर्स का, हम लोग के बरेली में नहीं ज्यादा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन मार्केट लिंक डिबेंचर जो होते हैं उसमें क्या था, अभी तक 10% LTCG लगता था जो लॉन्ग टर्म होते थे और इंडेक्सेशन मिलता था। अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि साहब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल माना जाएगा, जो आपकी कॉस्ट एक्विजिशन है और जो उससे ऊपर पे आपने बेचा डिफरेंस जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लगेगा, नॉर्मल रेट लगेंगे जो भी आप जैसे उसमें चल रहा हो वो टैक्स रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं इसके अंदर। एक जो इस बार और एक ऐसा बना है अमेंडमेंट आया है, थोड़ा विवाद का विषय है खासतौर से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो है सेक्शन 142 में अमेंडमेंट किया उन्होंने। पहले 142 में उन्होंने कहा था साहब ICDS के हिसाब से अकाउंट्स बनेंगे, वैल्यूएशन भी उसी के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। अब उन्होंने कहा साहब वैल्यूएशन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हम वैल्यूएशन में जहां पे भी लगेगा वैल्यूएशन सही नहीं हुआ है उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर कर सकते हैं, और वो कॉस्ट अकाउंटेंट को रेफर करेंगे, उसकी फीस SSC देगा, लेकिन रेफर करेंगे इनकम टैक्स के अथॉरिटी, और वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट वैल्यू देगा उसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वो मानी जाएगी फाइनल। ये इस बार अमेंडमेंट आया है। अब कॉस्ट अकाउंटेंट अभी तक तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी नहीं थे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते थे प्रॉपर्टी के लिए, बाकी कामों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे। पहली बार कॉस्ट अकाउंटेंट की एंट्री भी हो गई है इनकम टैक्स के अंतर्गत। किताबों पढ़ाई में तो चैप्टर पूरा है कॉस्ट अकाउंटेंट। बिल्कुल। एक और बड़ा ही विवाद का विषय है जिस बार जिसका पेपर्स में बड़ा हाईलाइट हो रहा है, वो है सेक्शन 1010D, जो LIC को एग्जम्पशन मिलता था अभी तक। एक ये था कि LIC पॉलिसी जब मैच्योर होंगी तो आपकी टैक्स फ्री रहेंगी, एग्जम्प्ट रहेंगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल उन्होंने 2021 में अमेंडमेंट लाए थे कि पहले तो अमेंडमेंट लाए थे कि अगर उसका प्रीमियम 10% से ऊपर है, सम एश्योर्ड के 10% से ऊपर है, तो उसको नहीं माना जाएगा, 1010D में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। थोड़ा कैंची हर बार चल रही है इसके ऊपर। फिर 2021 में कैंची चलाई उन्होंने कि साहब यूनिट अगर पॉलिसी है आपकी और 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पेबल है तो वो 1010D में कवर नहीं होंगी। अब इस बार 2023 में उन्होंने फिर कैंची चलाई और इस बार बड़ी चला दी उन्होंने कि साहब अगर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है एक पॉलिसी का, या एग्रीगेट पॉलिसी का 5 लाख से ऊपर है, तो वो पॉलिसी की मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा 1010D का, उन पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। अदर सोर्सेज की इनकम में 56 में जाएंगी, उसमें उसको ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं, तो बहुत टैक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, यही अमेंडमेंट आया है, लेकिन इसमें एक बात 1 बता करोड़ दूं, की पॉलिसी अगर मैच्योर होगी तो उसमें टैक्स जाएगा। जो पुरानी पॉलिसी है जो 31 मार्च 2023 तक लेनी गई है उनके ऊपर एग्जम्पशन बरकरार रहेगा। भैया ये तो बता दिया करो, डर गए। बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहे हैं ना, पहले थोड़ी सांस ऊपर बढ़े फिर धीरे से नीचे आए। अरे ऊपर बढ़ गई, नीचे वाला आप समझ नहीं रहे। 5 लाख जो प्रीमियम है वो बात आई है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो पॉलिसी ली जाएगी, उस किसी सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो या एग्रीगेट पॉलिसी जो 31 मार्च 23 के बाद ली गई है 1 अप्रैल 23 से, उनका प्रीमियम अगर एग्रीगेट 5 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर इसमें कंफ्यूजन ये है कि किसी की मान लीजिए 4.5 लाख रुपए की प्रीमियम आज की डेट में ड्यू पे करना है और 31 मार्च के बाद वो अगर 1 लाख की और ले लेता है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मार्च 23 तक तो आप फ्री हैं, बिल्कुल जितनी भी ले सकते हैं आप अभी ले लीजिए। आप अगर बड़ी पॉलिसी अभी खरीदना चाहें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 31 मार्च तक ले लीजिए, कितनी पॉलिसी लेनी है बड़े अमाउंट की, अपना व्यापार बढ़ा रहे हो वो एग्जम्प्ट रहेंगी। लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आप ये वाला पुरानी जो हो तो एग्जम्प्ट रहेंगी, उनकी लिमिट जो उसमें नहीं जोड़ी जाएंगी, लेकिन उसके बाद वाली पे लगेगा। सर ये एग्रीगेट का मतलब सिंगल पॉलिसी का एग्रीगेट मंथ वाइज जोड़ना है या सारी नहीं, साल भर में जो पेमेंट करना है नई पॉलिसी का। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल में ली, 1 मई में ली, उसमें ली करके अलग अलग ली, बहुत से लोग इस तरह से लेते हैं ना, मंथ वाइज हर मेरी मंथली मैच्योरिटी होती रहे, हर बार मिलता रहे मुझे, तो उसमें फिर एग्रीगेट जुड़ जाएगा। इसमें एक चीज और है कि अगर आपने प्रीमियम क्लेम किया है किसी सेक्शन में, जैसे टीसी में किया है, क्लेम किया है, तो उसकी छूट मैच्योरिटी में नहीं रहेगी, मतलब पुरानी वाली नई वाली के लिए है ये बात। और उसके ऊपर अदरवाइज जो प्रीमियम पे करके ऊपर ओवर एंड एबव पैसा मिल रहा है मैच्योरिटी में, उसी पे टैक्स लगेगा। 56 में टैक्स उसी पे लगेगा जो ओवर एंड एबव है, क्योंकि नॉर्मली तो 5 लाख से ऊपर के कोई पॉलिसी नहीं लेता है, उसका क्लेम तो करेगा नहीं टीसी में, पहली बात तो। कॉस्ट की एग्जम्पशन मिलेगी। हाँ, तब उसका गेन के ऊपर टैक्स लगेगा।
और इसमें कोई भी कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म नहीं लगेगा, कोई टैक्सेशन नहीं होगा, सीधे 56 में अदर सोर्सेज की इनकम में जाएगा। एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होते हैं, इसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है। उसमें पहले वर्ड था कि कंसिडरेशन रिसीव्ड टू इंक्लूड रिसीव्ड इन कैश। उसमें बहुत से लोगों ने उसका लिमिटेड वो मीनिंग निकाला कि कैश में है, अदर देन कैश है तो उसको नहीं लेते थे, तो इस बार उन्होंने वर्ड बढ़ा दिया कि रिसीव्ड इन कैश, चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड। तो किसी भी तरीके से अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कंसिडरेशन मिला है तो वो उसके अंतर्गत 45(5)A में आ जाएंगे। एक और अमेंडमेंट किया इन्होंने कैपिटल गेन में ही कि जो डबल डिडक्शन कुछ लोग क्लेम कर रहे थे, हालांकि मुझे नहीं लगता बरेली में कोई क्लेम कर रहा होगा ऐसा, कि हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन को सेक्शन 24 में भी क्लेम कर रहे थे, और जब वो मकान बेचा उन्होंने तो उसकी कॉस्ट में भी उस इंटरेस्ट को डाल रहे थे। मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा नहीं कर रहा था, एक सज्जन ने जरूर से कहा था मैं कर रहा था ऐसा। एक हमारे बगल में भी एक बैठे हैं तो बहुत मतलब मैं तो कहूँगा बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अब पकड़ा वो। इसीलिए सबसे आगे बैठे हैं। डिसअलाउड कहा था, वो क्यों नहीं करते? नहीं, उसको तो जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी उस चीज को रेगुलाइज कर दिया गया था, कैपिटलाइज कर दिया नहीं जो उसमें नहीं उसको परमिसिबल कर दिया गया था कि साहब उसको आप कैपिटल में ऐड कर सकते हो। सारे सैलरी वाले लोगों ने लिया है, हाँ। सैलरी वालों ने भी लिया। तो उसको उन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आपने 24 में डिडक्शन क्लेम किया है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा, कैपिटल गेन आपको निकालते समय उसको हटाना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। हाँ, अगर आप नहीं क्लेम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई न्यू रिजीम में चल रहा है और उसने हाउसिंग लोन लिया और नहीं क्लेम कर रहा है न्यू रिजीम में, और वो उसको उस समय उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो उसका एक्यूमुलेट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। एक सेक्शन 55 में अमेंडमेंट किया है जो इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, उसमें ये था पहले, ये भी डिस्प्यूट चलते थे कोर्ट में, उसी के आधार पर सारे अमेंडमेंट जो भी टैक्स बेस वाले हैं वो है नॉर्मली जो टैक्स डिस्प्यूट होते थे इसके वजह से बेनिफिट ले लेते थे। शेट्टी वाला केस जो था, हैं? हाँ, श्रीनिवासन शेट्टी वाला केस। श्रीनिवासन शेट्टी। तो वो उसमें क्या था कि पहले जो इंटेंजिबल एसेट्स थी उसमें ये कहा जाता था जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमिन नहीं करी जा सकती उनके कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो उन्होंने पहले तो ये कहा था कि गुडविल जैसे उसकी कॉस्ट नहीं मानी जाएगी, अब उन्होंने कर दिया एनी इंटेंजिबल एसेट और एनी सॉर्ट ऑफ राइट, कोई भी ऐसा राइट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे राइट्स होते हैं जो बाद में सेल हो जाते हैं, तो वो राइट्स जो है जो जिनके बाद कोई कॉस्ट नहीं गई है उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मानी जाएगी, कैपिटल गेन के समय उन पर कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल गेन के ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं डिटरमिन की जा सकती उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा, तो उन्होंने यह कर दिया कि सर इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, इन पे कैपिटल गेन लगेगा। अब आगे कैटेगरी जो इंप्रूविंग कंप्लायंसेस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट है, इसमें एक क्या है उन्होंने कि साहब अपीलें बहुत पेंडिंग है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम 246 में एक ज्वाइंट कमीशन अपील की ला रहे हैं। पहले होते थे अपने डिप्टी कमीशन अपील, मैंने तो डिप्टी कमीशन अपील से अपीलें कराई हुई हैं, तो अब जो नए लोग उन्होंने तो ध्यान नहीं होगा, ऐसा कोई पहले पोस्ट होती थी डिप्टी कमीशन अपील। हाँ, यहाँ बैठते डीसी अपील भर बैठते थे, एक असिस्टेंट कमिश्नर भी होते थे जो अपनी पहले बार रूम था उससे बगल में ही होता था उनका, नीचे वाला बार रूम का वाला कमरा होता था, जिनसे हमारी लड़ाई हुई थी 40 साल पहले मोहन जिनका ट्रांसफर हो गया था उसी तरीके की पोस्ट अब नहीं ला रहे हैं ज्वाइंट कमिश्नर अपील, और वो ऑर्डर जो कि असिस्टेंट ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर हुए हैं वो उनके पास अपील में जाएंगे, क्योंकि नेचुरल बात है आदमी अपनी अपील को अपने आप नहीं सुन सकता, तो बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर जो भी ऑर्डर होंगे वो सारे ऑर्डर उनके पास जाएंगे, उससे ऊपर के ऑर्डर कमिश्नर अपील के पास जाएंगे। ज्यादातर भीड़ उधर चली जाएगी। हाँ, काफी भीड़ चली जाएगी बिल्कुल, और 100 ज्वाइंट कमिश्नर अपील इन्होंने कहा है 100 अपॉइंट कर लिए इस बार। एक जो सर्च एंड सीजर होता है उसमें 132 के जो सेक्शन अमेंडमेंट आए हैं कि अभी तक ये जो है जो मदद लेते थे रजिस्टर्ड वैल्यूअर की मदद लेते थे, उसमें एक्ट में और चीजों के लिए नहीं था प्रावधान। अब उन्होंने कहा नहीं साहब क्योंकि अब सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, बहुत सारे फॉरेंसिक चीजें आ गई हैं, तो डिजिटल फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स, वैल्यूअर्स, आर्चिव एक्सपर्ट्स, लॉकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, ये सब बढ़ा दिए गए वर्ड उसके अंदर, इन लोगों की मदद भी इनकम टैक्स ले सकता है, क्योंकि आजकल सच में जरूरत पड़ती है इन चीजों की। तो पहले एक्ट में नहीं था तो लोग चैलेंज कर देते थे, तो इसलिए उस चैलेंज से बचने के लिए उन्होंने पूरा एक्ट में स्पेसिफिक खोल दिया कि डिजिटल फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स, तो जिन्होंने फॉरेंसिक के कोर्सेज करे हुए उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वैल्यूअर्स और आर्चिव एक्सपर्ट्स, लॉकस्मिथ, कारपेंटर, ये भी इसके अंदर उनकी सेवाएं भी इनकम टैक्स ले सकता है, मंथली टू में उन्हें बुला सकता है। एक जो टाइम लिमिट होती थी असेसमेंट की उसमें 21-22 में पहले 21 महीने होती थी, 21-22 में से घटा के 9 महीने कर दिया था। अब उसको और 143(2) का नोटिस देना होता था 3 महीने के अंदर एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से, तो वो
टाइम बहुत कम मिल रहा था, तो उसको उन्होंने इस बार बढ़ा के फिर से 12 महीने कर दिया है कि पीरियड इंक्रीज टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द सच रिटर्न वाज फर्निश्ड। उसके 12 महीने के अंदर 143 तो उसी टाइम में दिया जाएगा, 3 महीने रहेगी, उसकी लिमिट में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, लेकिन कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट की लिमिट में बढ़ा दिया, 9 महीने से 12 महीने कर दिया, मार्च हो गया, बिल्कुल सही। एक जो हम लोगों की एसएफटी जाती है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बैंक वगैरह की, तो उसमें क्या होता था, लोग जैसे क्योंकि बैंक तो कोई क्लाइंट से अपने लेता है इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन एसएफटी में बाद में भर देता था, तो उसमें पाया गया कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन गलत थी, क्योंकि जब नोटिस आए तो नोटिस में आदमी ने कहा सर मेरा ही मैंने की नहीं, ये गलत है, तो चैलेंज हुए, तो उन्होंने कहा इसका मतलब काफी फॉल्स नोटिस जा रहे हैं, फॉल्स हो रहा है, तो इसलिए उसको रोकने के लिए उन्होंने किया इस बार कि उसमें एक अमेंडमेंट आए, सेक्शन 271FAA की पेनल्टी लाए 5,000 रुपए, नया सेक्शन लाए 271FAA, 5,000 पेनल्टी लगेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, लेकिन उसको पावर दे दी कि वो जिसने भी वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकाउंट होल्डर ने, उससे वो रिकवर कर देगा, रिकवर होगी अल्टीमेटली उससे जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन लगेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। पहले एक अमेंडमेंट आए थे जो परक्विजिट बिजनेस की परक्विजिट बेनिफिट के ऊपर टीडीएस का आया था 194R और 194S आया था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के ऊपर टीडीएस, और ऑनलाइन बिलिंग के ऊपर आया 194BA। ये तीनों टीडीएस के नॉन कंप्लायंस के ऊपर पेनल्टी प्रोविजन नहीं था, इसलिए इस बार पेनल्टी प्रोविजन ले आए। एक प्रोविजन रैशनलाइजेशन किया है 192A में, जिसमें था एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर किसी एम्प्लॉय का ईपीएफ से ट्रांसफर होता है तो पहले उसके ऊपर टीडीएस लगता था 10% ऑफ द टैक्सेबल कंपोनेंट। अब उन्होंने कर दिया कि अगर उसका कोई पैन नंबर नहीं है तो उस पर 20% टीडीएस लगेगा। हालांकि बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय होगा कि इसका पैन ना हो, आज के समय में पैन तो कंपलसरी है नॉर्मली सभी का, तो ये बड़ा चौंकाने वाला सा अमेंडमेंट है। बहुत से एम्प्लॉय देते नहीं है। हाँ, अगर नहीं दे रहा है तो 20% हम तो उसका काम हो जाएगा, पैन लिंक नहीं होगा वो भी पैन लेस हो गया। बिल्कुल, अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा पैन बेकार हो गया, उसको इनवैलिड हो गया पैन। उसमें 10,000 की पेनल्टी लेंगे मार्च के बाद। एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, हालांकि इसको उन्होंने रखा तो रैशनलाइजेशन में, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है इससे लोगों को, खासतौर से उन लोगों को जिनका इनकम हम लोगों को दिखानी पड़ती है एक्चुअल सिस्टम पे, तो इनकम हम दिखा देते हैं कि प्रीवियस ईयर में, और टीडीएस लगता है पेमेंट बेसिस पे नेक्स्ट ईयर में। ऐसे बहुत प्रैक्टिकल केसेस होते हैं। संजय भैया यही बात कर रहे थे ना, तो उन केसेस को बेनिफिट देने के लिए इस बार अमेंडमेंट लिया है। सेक्शन 155 में 20 सब सेक्शन लाए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इनकम इन प्रीवियस ईयर टीडीएस इन सब्सिक्वेंट ईयर, तो वो आदमी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द टीडीएस वाज डिडक्टेड। जिस साल में उसका टीडीएस कटा उसका पेज उसे मिलता नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले नॉर्मली नोटिस भेज देते हैं आपकी इनकम इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, इसका टीडीएस क्लेम कर रहे हैं इसलिए इसका टीडीएस ना दिया जाए, या अपनी रिटर्न डिवाइस करिए, इस इनकम को भी उसके अंदर शो करिए, इस टाइप का नोटिस आता है कंपनी कोड का। हम लोग उसका जवाब भी देते हैं कि हमने सारी इनकम पहले शो कर रखी, लेकिन क्योंकि वो इतना ऑनलाइन सिस्टम उसमें इतनी सब चीजें एक्सप्लेन हो नहीं पाती हैं, तो वो मानते नहीं थे इस बात को अभी तक, और डिमांड बन जाती थी, अब इसको रिफंड नहीं मिलता था आदमी को। अब इसमें उन्होंने कर दिया कि जिस साल टीडीएस कटा जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसके 2 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है कि इसकी इनकम मैंने इस फाइनेंशियल में दिखाई थी, जिसका टीडीएस में कटा है, इसका पेज मुझे दे दिया जाए, तो वो 4 साल का पीरियड मिल गया 154 करने के लिए, 4 साल के अंदर उसका 154 हो जाएगा, उसका क्रेडिट उसको मिलकर उसका रिफंड मिल सकता है। लेकिन उन्होंने संग में एक शर्त लगा दी, 244 में अमेंडमेंट कर दिया कि इसका उस पीरियड से जब से टीडीएस कटा था और जब तक आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उस पीरियड का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगा दी उस दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा, तो बीच का इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। ये रेक्टिफिकेशन ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा? अभी तो ये सब प्रिस्क्राइब फॉर्म वर्ड लिखा है, तो ये जहां तक ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन तो कोई होगा होने का संभावना लग नहीं रही है मुझे, लेकिन प्रिस्क्राइब फॉर्म आएगा, अभी तो फॉर्म बाद में आएंगे। एक अमेंडमेंट है 206AB और 206CCA में, इसमें कहा है उन्होंने कि जो नॉन फाइलर है उनका हायर रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस लगेगा, और रिटर्न टू एस्क्यूट पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। उसमें ये कर दिया इन्होंने, पहले ये था कि जो नॉन फाइलर है उसमें सभी पे हायर टीडीएस लग जाता था, लेकिन आदमी कहते हैं मैं तो टीडीएस मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, मेरी इनकम ही 2.5 लाख से कम है, तो मैं क्यों फाइल करूंगा रिटर्न, उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लागू होंगे, ये कहा है। एक और 56(2)(7)B में शेयर प्रीमियम के ऊपर लाए, जो शेयर प्रीमियम होता था अभी तक सेक्शन 56(2)B में उसके ऊपर टैक्स लगता था, जो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर प्राइस पे शेयर इशू होते थे, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में शेयर प्रीमियम कहते हैं, उसको ऊपर टैक्स लग जाता था। तो उसको उन्होंने कहा है
कि टू इंक्लूड नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर। अभी तक इसमें क्या था, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर अगर कोई लगातार शेयर क्लेम देता वो टैक्स नहीं लगता था उसके ऊपर, उसके ऊपर सेक्शन 56(2)(7) भी अप्लाई नहीं होता था। अब उनको ऊपर भी अप्लाई होगा, यानी कि किसी नॉन रेजिडेंट ने आपकी कंपनी इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसको शेयर प्रीमियम पे दिए तो वो शेयर प्रीमियम के ऊपर उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, उस वाले पे भी देना पड़ेगा टैक्स, वो भी सेक्शन 56(2)(7) में आ गया। अब जो लास्ट अमेंडमेंट है मैं समझता हूँ, वैसे तो और भी होंगे थोड़ा बहुत प्रोसीजर, जो मेन मतलब का है वो है सेक्शन 11 चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट पे जैसा कि कहा गया कि सब ट्रस्ट को गवर्नमेंट का कोई ट्रस्ट नहीं रहा, लगातार ही आप देख रहे हैं अमेंडमेंट आते चले जा रहे हैं, नॉर्म्स और टफ करते चले जा रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने कुछ नॉर्म्स और टफ किए हैं फर्दर। इसमें एक तो ये है कि अगर कोई आपने अपने कॉर्पस से कोई अमाउंट बारो करके यूटिलाइज किया था और उस अमाउंट की आपने छूट ले ली थी, या आपने कोई लोन लेके कोई कैपिटल आपने एक्सपेंडिचर किया जिसकी आपने छूट क्लेम कर ली थी, तो वो जब आप लोन वापस करते या कॉर्पस फंड में वापस डालते पैसा, उसकी छूट दोबारा लेते, तो वो उन्होंने कहा था कि उसकी छूट आपको जब भी मिलेगी। अब उन्होंने कहा कि जब आप 5 साल के अंदर ऐसा कर देंगे, उसके लिए कोई अनलिमिटेड पीरियड नहीं है। अगर आपने कॉर्पस में से पैसा निकाला है तो कॉर्पस में पैसा 5 साल के अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपने कोई लोन लिया है तो लोन रिपेमेंट की वो ले रहे हैं छूट, तो वो जब भी मिलेगी जब 5 साल के अंदर होता जाए। मतलब आपने अगर उस एप्लीकेशन की छूट नहीं ली है तब, अगर आपने एप्लीकेशन छूट ले ली तो लोन रिपेमेंट की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने उस एप्लीकेशन की छूट नहीं ली है, उसको एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना है, तो आप उस लोन रिपेमेंट की छूट जब ले सकते हैं जब लोन रिपेमेंट 5 साल के अंतर्गत हो जाए। एक तो अमेंडमेंट ये 5 साल से ज़्यादा अगर टेन्योर है तो लोन के टेन्योर कई बार 7 साल 10 साल 15 साल भी नहीं, ये तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें जो है जो पुराने हैं उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना ये तो। क्यों जी? इस पे उस दिन भी नहीं क्लियरिटी बनी थी, आज भी थोड़ी सी मेरा क्वेश्चन वही का वही है ये पॉइंट। इसमें इन्होंने कहा है एनी मनी स्पेंट आउट ऑफ कॉर्पस, एनी मनी स्पेंट आउट ऑफ कॉर्पस आर बारोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं अगर आपने कॉर्पस से यूटिलाइज की या बारोइंग से करी, वो कंसिडर नहीं की जाती है एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सेम इज कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन व्हेन मनी इज डिपॉजिटेड बैक इन द केस ऑफ कॉर्पस और लोन इज रिपेड। ये कहा इन्होंने, ऐसा है। अब उन्होंने उसमें कंडीशन लगा दी कि कॉर्पस में आप वापस डाल रहे हैं तो भी 5 साल के अंतर्गत डालना है, और लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो भी 5 साल में करना है। नहीं, मेरा कंफ्यूजन है कॉर्पस में वापस कैसे होगा पैसा, किस सेक्शन में होगा, कहाँ से होगा, किस जगह से पैसा आएगा कॉर्पस में। कॉर्पस इज ऑलवेज डोनेशन विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ पैसा कहाँ से आएगा वापस। इसमें कहीं कोई ड्राफ्टिंग की गलती दिख रही है। एक चीज इसमें और है कि ये 5 साल जो है जो पुराने ही लोन की तो है, जिससे कि उन्होंने कॉर्पस से उसका पेमेंट कर दिया। नया कोई लोन ले रहा है वो थोड़ी ना 5 साल के अंदर रिपेमेंट हो जाएगा। यही सवाल था। हाँ, कोई भी ट्रस्ट अगर लोन लेती है तो कोई इतना बड़ा लोन लेती है कि वो जो है 5 साल के अंदर कैसे पेमेंट हो सकता है। भाई देखिए, इसमें एक्ट की लैंग्वेज से तो यही लग रहा है कि जो नए लोन है वो भी 5 साल के लिए होंगे, आपके तभी छूट मिलेगी, 5 साल से ऊपर के लोन तो नहीं मिलेगी। कल भी सर मैंने आपसे पूछा, आपकी एक्सपर्टाइज है जी। जैसे ना मैंने कल भी थोड़ा सा बात की थी। देखिए, लॉ की लैंग्वेज एकदम जो सजेस्ट कर रही है वो यही कर रही है कि आप 5 साल से ज़्यादा का जो भी लोन लेंगे वो उसमें आपको छूट 5 साल तक ही मिलेगी। हाँ, एलिजिबल नहीं होंगे उससे ऊपर, बिल्कुल यही प्रैक्टिकल। और मैं जो यहाँ तक ये समझता हूँ कि सर ये प्रोविजन 2021 के बाद कॉर्पस की बात कर रहे हैं, तो ये पुराने लोन की बात कर रहे हैं। पुराना जो समय में हम लोग वो थे, जिस समय हम वो करते थे, तो सर हम अपनी इनकम तो उठाते थे रिसीट से, उसका 85% यूटिलाइज करते थे, और 85% यूटिलाइजेशन रेवेन्यू का भी कर लेते थे, कैपिटल का भी कर लेते थे। और कैपिटल जबकि हमें जो है लोन से भी हम बनाते थे, उसको कहीं हम उसको दिखलाते नहीं थे, उसका भी रिपेमेंट अब नहीं, अब वो 5 साल तक का ही पूछना लिया जा सकता है, न कि ये नहीं 5 साल में नहीं। अगर आपने उसका कैपिटल क्लेम कर लिया है तो उसका लोन का रिपेमेंट तो आप नहीं क्लेम कर सकते ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कह रहे हैं ऐसी चीजों को कब तक चेक किया जा सकता है, इस बात के लिए पुराने की बात करी। सुधीर भाई आप जवाब सुन लें। कोई बात नहीं, आप ये जो बात रख रहे हो, क्योंकि कल रात भी आपसे बात हुई, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं दूसरे तरीके से। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है। और हमने कल भी आपसे कहा था आप हमारे ऑफिस आ जाना, ठीक तो इसी बहाने आपके साथ चाय भी पी लेंगे और अपना ज्ञान भी बढ़ा लेंगे। ठीक सिंपल है।
ये जो है ये तो संभव नहीं है भाई साहब। नहीं देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है। कोई मेडिकल कॉलेज बना रहा है 100 करोड़ का लोन ले रहा है 5 साल में कैसे रिपेमेंट सर करते आप हैं 5 दोनों साल लोग चाय बनने लग यही जाते पी हैं। लीजिए, यही बता दीजिए सर चाय और मंगवा दो, यही बता दीजिए सर। वो अभी थोड़ी देर पहले 2 की बात हो रही थी ना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम यहाँ पर भी चाय पी सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इसका एक एक वर्ड एक्ट, अपना जो एक्ट एग्जिस्टिंग एक्ट और बिल को साथ रख के मैच करके तब पढ़ा जाएगा, तभी वो क्लैरिटी आएगी। खाली फाइनेंस बिल पढ़ने से नहीं आ रही नहीं आ रही। नहीं आएगी। इसलिए मतलब इट इज अ टाइम टेकिंग जी जी वही मैंने कहा कि मतलब ये बात जो है बड़ी इम्पैक्टिकल है। मिनट में करके बने। और रविंद्र भाई हो सकता है एक आध शब्द छपने से रह गया। एक चीज जो क्लियर है वो ये है कि अगर आपने 1 अप्रैल 21 से पहले कोई एप्लीकेशन मान लिया है, क्लेम कर लिया है इस तरीके से, तो वो उसका जब आप रिपेमेंट करेंगे या उसको वापस डालेंगे तो वो एप्लीकेशन वो आपका एप्लीकेशन नहीं माना 1/21 से पहले जो कर लेकिन वो वापस कैसे डालेंगे ये भी नहीं कोई प्रोसीजर कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसको। और एक और अमेंडमेंट है जो ट्रस्ट में वो ये है कि हमारा इसमें ये भी कहना है कि सबके जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में ट्रस्ट को एक सेपरेट मीटिंग रख ली जाएगी। फिर से बता देंगे अगली मीटिंग में ट्रस्ट को रख ली जाएगी मीटिंग। रेगुलर टॉपिक होगा, उसके अलावा 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप समझ देंगे वो सुधीर भाई को दे दीजिएगा, यही बोल देंगे सबकी तरफ से जब बात क्लियर हो जाएगी। हेलो बेटा एक अमेंडमेंट इसमें ट्रस्ट में और किया है वो ये है कि ट्रस्ट पहले क्या था, ट्रस्ट जो भी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देता था अदर देन कॉर्पस, कॉर्पोरेट डोनेशन तो एप्लीकेशन नहीं मानी जाती है, अदर देन कॉर्पस डोनेशन थी वो एप्लीकेशन इनकम मान ली जाती थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि ट्रस्ट एक ट्रस्ट ने दूसरे को दिया, उसने अपनी एप्लीकेशन मान ली, दूसरे ने तीसरे को दिया, उसने मान ली, तीसरे ने चौथे को दिया, तो हर जगह वो 85% यूटिलाइज करके 15% का क्वेश्चन उसे हर जगह मिल रहा था एक ही अमाउंट के ऊपर। तो उन्होंने इसको इस बार रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेशन देंगे तो उसका एप्लीकेशन केवल 85% माना जाएगा, इससे ऊपर नहीं माना जाएगा, 100% नहीं माना जाएगा। एक अमेंडमेंट और किया है इन्होंने कि कॉर्पस को तो टैक्सेबल ही कर दिया है। कॉर्पस तो टैक्सेबल है ही, नॉर्मल डोनेशन जो है अदर देन कॉर्पस, मैंने पहले ही बोला ना अदर देन कॉर्पस। एक अमेंडमेंट और किया है कि जिन लोगों ने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया लेकिन अब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करा, इसका मतलब वो इस ट्रस्ट वाले रिजीम से एग्जिट होना चाहते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, तो उनको पर सेक्शन 115 टीडी लगेगा और उन्हें एग्जिट टैक्स जिसे कहते हैं वो एग्जिट टैक्स देना पड़ेगा जो भी एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर है। बताइए सर। 5 साल सर अप्लाई अगर विद इन टाइम नहीं करा, हाँ अप्लाई नहीं करा नहीं विद इन टाइम नहीं किया बिल्कुल महीने पहले विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, ये तो है इसके अंदर, विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट अगर अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं माने आपने कहा अप्लाई नहीं किया ना सर, अप्लाई Within किया time apply। लेकिन विद इन टाइम नहीं दिया। जो 6 महीने पहले अप्लाई करना है अगर 5 महीने 59 दिन में अप्लाई किया तो भी मिल जाएगा बिल्कुल। तो ये तो है उसके अंदर विद इन स्पेसिफाइड टाइम लग लिमिट। जाएगी। विद इन टाइम हाँ, लिमिट तब टाइम ये करो। एक और है इसमें अमेंडमेंट कि अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम समय से नहीं फाइल करी 139 का जो आपको समय 139(1) या 139(4) तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। 139(8) की रिटर्न ट्रस्ट फाइल ही नहीं कर सकता है, अपडेटेड रिटर्न ट्रस्ट के ऊपर नहीं है अप्लाई। ITR यूं नहीं है। हाँ जो आपने एक बार शायद पूछा था ना ग्रुप पे, वो सर इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है ना। एक अमेंडमेंट आया है प्रोसीजर की फॉर्म 10 और 9A जो हमें अप्लाई करना पड़ता था, भरना पड़ता था एप्लीकेशन ऑफ इनकम के लिए, अगर हमारा एक्यूमुलेशन ज्यादा हमें एक्यूमुलेशन आगे के लिए करना है आगे के ईयर के लिए, तो वो अभी तक ये था कि आप ऑडिट रिपोर्ट वाली उसके संग कर देते थे। अब उन्होंने कहा था, शायद हम लोग को इंस्टीट्यूट ने कहा होगा ऑडिट रिपोर्ट के संग बहुत काम होता है, इसकी टाइम लिमिट चेंज की जाए, उन्होंने बजाय आगे बढ़ाने उसको पीछे कर दिया और 1 महीने पीछे कर दिया, 31 अगस्त कर दी। रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 अक्टूबर, टैक्स फाइल रिपोर्ट की डेट फॉर्म 10D की डेट हो गई 30 सितंबर और 10 और 9D की हो गई 31 अगस्त। तो इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली ऑडिट ही आपको 31 अगस्त करना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे हमारी कितनी एक्यूमुलेशन है जो हमें आगे ले जाना है। तो ट्रस्ट ऑडिट अब हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी बन गया, सबसे पहले समय पहले से होनी है। जून का महीना जून का महीना ट्रस्ट के लिए हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई डिफेक्टिव रिटर्न भरता है, कोई डिफेक्टिव एप्लीकेशन लगाता है ट्रस्ट में, उसकी उसमें एप्लीकेशन लगाता है एग्जेम्पशन के लिए, तो उसमें कोई डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो पहले ये था कि उसको डिफेक्ट रिमूव हो जाते थे और उसको ऊपर कोई वायलेशन के प्रोविजन नहीं लागू होते थे। अब उसको उन्होंने कर दिया स्पेसिफाइड वायलेशन में लिया है कि वायलेशन माना जाएगा, उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने मतलब हो गया फिर वो 115 DD उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये खतरनाक प्रोविजन है कि आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करें
एग्जीबिशन की बहुत देख के सोच के समझ के उसको एक पॉइंट को पढ़ते हुए करें। उसमें कोई अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चली गई जो बाद में उन्होंने कहा आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो गया नॉर्मली ऑटोमेटिक, जब हम लोगों ने पिछले भरे तो लग रहा था पता नहीं क्वेरी आएंगी क्या आएगी, सब नॉर्मली सारे आते चलेगा, जिसका भी अप्लाई किया उसका रजिस्ट्रेशन आ गया, जिसका अप्लाई किया उसका आ गया रजिस्ट्रेशन। तो उसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होंगी गलत गई होंगी जो उन्होंने बाद में देखी है, तो इस बार अमेंडमेंट लिया है, क्योंकि जब पावर नहीं थी अभी पावर लिया है कि उसको कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और अगर आप कोई नॉन फाइलिंग ऑफ री रजिस्ट्रेशन विल अट्रैक्ट एग्जिट टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो भी होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट को उसको करेगा। तो ये ट्रस्ट के मोटे मोटे अमेंडमेंट्स थे और मैं समझता हूँ सारे ही बजट के अमेंडमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छे से थैंक यू।